अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम और कानून। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अदनान ज़कोड़ी एडवोकेट साहब, मारूफ लायर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नाज़रीन, हमारी यही कोशिश होती है जो आपके जो मसाइल होते हैं जिससे कानूनी तौर पर आगाही नहीं होती, और कोशिश होती है वो मसाइल हम उजागर करें जो माशरे में आम तौर पर अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा लोगों में तकलीफ़ होती है, मसाइल होते हैं, और जिसके हवाले से जो मारूफ कानूनदान हमारे साथ अदनान ज़कोड़ी साहब हैं, स्पेशल इसलिए हमने जो प्रोग्राम का बाकायदा ये आगाज़ किया है ताकि जो लोगों के मसाइल हैं कानून के हवाले से आगाही हो सके, अवेयरनेस आ सके, ताकि लोग मुश्किलात कम से कम हो सकें। तो आज हम बढ़ते हैं अपनी नशियात के आगे। तो सबसे पहले जो हम सवाल करेंगे, जो इंतहाई अहम मसला है अगर बात की जाए अवाम के हवाले से, अदनान ज़कोड़ी एडवोकेट साहब, क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं जो हमारा मुआशरा है, ख़ुसूसन अगर बात की जाए कब्ज़ा माफिया है, बहुत ज़्यादा सरगर्म है, मुख्तलिफ अशकाल के अंदर होता है, और अगर बाज़ कुछ ऐसे भी चीज़ें देखने में आती है, ख़ुसूसन अगर हम अपने DI खान की बात करें, ज़ाहिर है आप डिस्ट्रिक्ट बार में बैठते हैं, आपके पास भी दर्जनों BCO केसेस इस तरह के आते होंगे और पूरी बार में भी आते हैं। कुछ लोग अगर जो बाहर होते हैं, DI खान में नहीं होते, अगर मुल्क से बाहर हों या बिग सिटी कराची, इस्लामाबाद वगैरह रिहाइश पजीर करते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी इधर होती है, वो आते हैं तो जब पता चलता है कि कुछ लोग हैं कब्ज़ा कर लिया, और जेली इंतकाल रजिस्ट्रियाँ भी हो जाती हैं, स्टाम्प भी लिखे जाते हैं, मुख्तियारनामे वगैरह सब चीज़ हो जाती है, आप खुद बेहतर जानते हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कुछ कमज़ोर लोग भी होते हैं जो इधर मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी पर भी कब्ज़ा कर लिया जाता है और उनको आगाही नहीं होती, ना ही वो गरीब थाना कचहरी कल्चर से वाकिफ़ हैं और किस तरह चलना है। तो हर इंसान भी ऐसा नहीं होता जो इस चीज़ पर अबूर रखता हो, कानून का पता हो, थाना कल्चर का या जो कचहरी भी होता है। तो इस हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो हमारे इस किस्म के मुतासरीन लोग हैं या जो भी शहरी हैं, ताकि उनको पता चले अगर किसी की प्रॉपर्टी पे कोई कब्ज़ा हो जाता है तो कानून में क्या रेमेडी है, वो क्या कानूनी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, कौन सा फोरम पर वो जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस निस्बत हमारे शरीयत मुतहरा की में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ का मफ़हूम मैं आपके सामने बयान करूँगा। वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि अगर किसी ने जुल्म के साथ किसी इंसान की एक बालश ज़मीन भी हथिया ली जुल्मन और उससे कब्ज़ा कर लिया, तो कल क़यामत के दिन उस शख्स के ऊपर जिसने जुल्मन किसी से ज़मीन हथिया ली थी, 7 ज़मीनों की तह जो है वो इसके गले में तोक की तरह डाल दिए जाएंगे। और यकीनन क़यामत का ये दिन और ये मंज़र जिसमें एक जालिम इंसान 7 ज़मीनें वो अपने गले में उठाकर इतना बड़ा बोझ उठाए होगा, तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात होगी, अल-अयाज़ु बिल्लाह, और कितनी नदामत की बात होगी। आज अगर हम इंसानियत अपने ख़ुद को देख लें कि एक मामूली सा वज़न भी हम नहीं उठा सकते, कल को क़यामत के दिन ऐसे शख्स को 7 ज़मीनें तय दर तय ये इसके गले में तोक की तरह डाल दी जाएंगी और यही उसकी सज़ा होगी। ये तो था एक मुख्तसरन एक हदीस शरीफ का मफ़हूम जिसको मुनासिब समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में और इस टॉपिक और मौजू पर आने से पहले रख लूँ। नंबर 2 ये कि यकीनन हमारे मुआशरे में उन गरीब और कमज़ोर तबके के अराज़ियात पर, उनके प्लाट्स पर और उनके दुकानात पर कुछ लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर्स किस्म के लोग वो कब्ज़ा कर लेते हैं और या उनकी गरीबी और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी असर रसूखी दिखाते हैं, और या वो लोग जो इस सिटी से या मुल्क से या सूबे से बाहर होते हैं उनके ना होने का फ़ायदा उठाकर ये लैंड माफिया जो होते हैं ये उनके अराज़ियात पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इस निस्बत जो मुतासर फ़रीक जो होता था उसके पास एक रेमेडी हुआ करती थी, वो सिविल दावे में आता था और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 8 या 9 इन 2 सेक्शन के नीचे वो सिविल और दीवानी दावा दायर करता था। फिर सन 2005 में मुशर्रफ के दौर में एक एक्ट पास हुआ जिसको इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट कहा जाता है 2005 का।
تو یہ بہت مؤثر ایکٹ پاس ہوا اور ایک قانون سازی کی گئی، اور یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قانون سازی اس لیے کی گئی کہ ان منسٹریوں اور ایم این اے اور ایم پی اے کے اراضیات پر جب لوگ قبضہ کرنے لگے تو ان کو حاجت اس کی لائق ہوئی کہ وہ لوگ اس نسبت قانون سازیاں کریں، کیونکہ دیوانی مقدمات وہ ایک طویل عرصے تک چلا کرتے تھی، اور متاثرہ فریق کو اگر کل کو دیوانی عدالت سے کوئی ڈگری بھی ملتی تھی تو وہ بھی اس حد تک ہوتی تھی کہ اس کا جو مقبوضہ پلاٹ یا دکان یا زمین ہوا کرتی تھی وہ اس کو واپس مل جایا کرتی تھی، اور اس کی دادرسی نہیں ہوا کرتی تھی، اور نہ وہ لینڈ اور قبضہ مافیا کے جو ملزمان ہوتے تھے ان کو سزایابی کا کوئی پراپر طریقہ نہیں تھا۔ تو جب یہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 میں آیا تو کئی حد تک اس لینڈ مافیا اور لینڈ گرابرز کی وارداتوں میں کمیاں آ گئی ہیں، تاہم آج بھی دیدہ دلیری کے ساتھ چند عناصر موجود ہیں کہ وہ غربا اور بے بس لوگوں کے اراضیات پر قبضے کرتے ہیں۔ تو اب اگر کسی کی زمین کے اوپر کوئی غیر قانونی قبضہ کر لے، مثلا کوئی شخص اپنی دکان کو تالا لگا کر گئے اور جب وہ صبح آیا تو وہ تالا کسی نے توڑا ہوا تھا اور اس کی دکان میں وہ بیٹھا تھا، اور اسی طرح مکان میں، تو پھر اس متاثرہ فریق کے لیے یہ ریمیڈی انتہائی آسان اور مؤثر ہوگی اور ایک سمری ٹرائل میں ہوگی، اور ڈے ٹو ڈے اس کیس کی اور اس استغاثے کی سماعت کی جائے گی کہ وہ آئے اور سیشن جج صاحب کی عدالت میں ایک کمپلینٹ اور استغاثہ دائر کرے، اور اس میں اپنی ملکیت کی نسبت بھی جو اس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اور پروف ہیں ان کی بھی تحریر لکھے، اور یہ واقعہ بیان کرے کہ میری اس زمین اور پلاٹ کے اوپر کب، کس نے اور کس طریقے سے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی یہ متاثرہ فریق سیشن جج صاحب کی عدالت میں 3/4 انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا استغاثہ دائر کرے گا تو سیشن جج صاحب اس مستغیث کے بیانات لینے کے بعد اس کے استغاثے کو متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو ڈپیوٹ کر کے اس کو انکوائری اور انویسٹیگیشن کے لیے کہا جاتا ہے، اور 15 دن کے اندر اور اگر وہ 15 دن میں نہ کر سکے تو پھر وہ عدالت کو سفیشینٹ وجہ بتا کر مزید 1 2 3 دن لے سکتا ہے۔ 15 دن میں وہ متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او اس سیشن جج صاحب کی عدالت میں اس استغاثے کی انکوائری یا انویسٹیگیشن رپورٹ لائے گا، اور جب کبھی بھی اس ایس ایچ او کو ضرورت پڑے گی کہ وہ اپنے ساتھ کسی پٹواری، تحصیلدار یا رجسٹرار صاحب کی بھی معاونت لے تو وہ لے سکتا ہے۔ تو وہ جب اس جگہ کا معائنہ کرے گا وہاں قسم کے لوگوں کو بیانات بھی لے گا، جس طرح کہ اس کا اپنا انویسٹیگیشن اور انکوائری کا ایک طریقہ ہوگا۔ تو جب ہی وہ اپنی رپورٹ اس سیشن جج صاحب کی عدالت میں جمع کی جائے گی تو پھر اس کے بعد سیشن جج صاحب کی عدالت میں جو جج صاحب ہوں گے وہ اس استغاثے کا کاگنیزنس لیں گے، اور پھر اگر یہ سیشن جج صاحب اس مستغیث کے استغاثے سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر اس میں سیشن جج صاحب ایک کنڈیشنل آرڈر بھی کر سکتے ہیں، اور ایک اس طرح کے آرڈر بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اس اراضی کو اٹیچ کر لے، اور اٹیچ کرنے کے پیچھے بھی ایک وزڈم یہ ہے کہ کہیں یہ دو فریقین آپس میں دوبارہ نہ لڑ پڑیں اور کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے، یا جس نے وہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ قبضہ دوسرے اور تیسرے کو وہ نہ دے، یا وہ پراپرٹی کسی کو ایلینیٹ نہ کر دی جائے۔ تو وہ جج صاحب جو ہیں سیشن جج صاحب وہ اس اراضی کو اٹیچ بھی کر سکتے ہیں، اور انٹرم ریلیف کے طور کے اوپر اگر وہ انکوائری رپورٹ اس مستغیث کے حق میں آتی ہے اور انویسٹیگیشن کی رپورٹ، تو وہ اس مستغیث کے حوالے وہی پراپرٹی کر دی جائے گی۔ اور اس میں سیشن جج صاحب یہ آرڈر بھی کر سکتے ہیں کہ اس متاثرہ فریق کو جو مستغیث ہے اس کو اس کی کمپنسیشن بھی سیکشن 544A CRPC جو کہ ہمارا ضابطۂ فوجداری ہے، تو اس میں یہ دادرسی بھی اس مستغیث کو مل سکتی ہے کہ اس کو معاوضہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور کل کو اگر اس ٹرائل میں وہ ملزم وہ گناہگار پایا جاتا ہے ٹرائل میں تمام شہادتوں کے بعد، تو جس نے قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو 10 سال تک سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کو جرمانہ بھی، جس کو ہم 3/4 عام میں 10 سال تک اس کی سزا دی جا سکتی ہے اس شخص کو جس نے قبضہ کیا ہو اور گن پوائنٹ پر قبضہ کیا ہو، اور اس
मुतासर फरीक को धमकियाँ देकर उसने कब्जा किया हो, तो इस तरह के मुलजिम को कल को वो अगर गुनाहगार भी पाया जाता है तो 10 साल। मैक्सिमम टाइम कितना लग जाता है सेशन को? ये समरी, ये एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ। और स्पेशल लॉ में जब जज साहब इस इस्तिगासे की कॉग्निजेंस लेंगे तो फिर इस मुकदमे की और इस्तिगासे की डे टू डे प्रोसीडिंग होगी और डे टू डे इसकी समाअत होगी, और तकरीबन ये 60 दिन में जज साहब इसकी तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। और अगर 60 दिन से ऊपर ये ट्रायल जाएगा तो उस निस्बत भी जज साहब उसके काज बयान करेगा अपने फैसले में कि इसमें अगर ये चंद दिन की या चंद यौम की अगर डिले भी आई है तो उसकी ये सफिशिएंट काज थी या वजह थी। ज़कोड़ी साहब ये वही है जो गालिबन मुशर्रफ के दौर में आया था? जी मुशर्रफ के दौर में डिक्टेटर लोग कहते हैं कि ये अच्छे फैसले भी कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंतहाई अच्छा एक्ट है। और हमारे एक जिस तरह की डिस्प्लिन की गोली सर दर्द के लिए ली जाती है और वो फौरी मुअस्सर होती है, तो इस तरह ये 3/4 का जो इस्तिगासा है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के नीचे ये डिस्प्लिन की तरफ फौरी मुअस्सर है और फौरी असर अंदाज होता है। अच्छा ज़कोड़ी साहब, एक और अहम मसला है वो भी देखा जाता है आमतौर पर, वो रेंट के हवाले से है। अक्सर बेशतर ये देखा जाता है एग्रीमेंट भी साइन हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है जो मालिक होता है, मालिकाना हकूक़ होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है जो एग्रीमेंट होता है वो 11 महीने का होता है। अगर कोई भी कारोबार करने के लिए लेता है, ज़ाहिरी बात है इस्टेब्लिश करने के लिए 2-3 साल चाहिए होते हैं, वो भी अपनी जगह पर ठीक होते हैं। लेकिन ये है कि लॉ की बात की जाए कि लॉ में क्या है, तो वो अक्सर ऐसे होता है जो किराएदार हो, चाहे मकान में हो या दुकान में हो, वो फिर खाली नहीं करते। और जो मालिक होता है वो काफ़ी ज़हनी खौफ का शिकार भी होता है और उसको नोटिस वगैरह भी होते हैं ये क्या। तो इस हवाले से जो मालकान है उनको क्या करना चाहिए? अगर मालकान की जानिब से किसी किराएदार के ऊपर ज्यादती की जाती है, एग्रीमेंट से पहले खाली कराया जाता है, तो दोनों के लिए कुछ रेमेडी क्या होगी? जुबैर साहब, ये जो रेंट की बात आपने की, ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में ये फॉल नहीं करता, मगर यानी कि जो टेनेंट है उसका किराएदार है वो एक लीगली कॉन्ट्रैक्ट के बायस और उसके नतीजे में वो आकर उस दुकान की पोजेशन लेता है, तो इसकी ये पोजेशन इलीगल पोजेशन नहीं है क्योंकि वो मालिक ने इसको बिठाया। अब रह गई ये बात कि मालिक और किराएदार के दरमियान जो तनाज़ा आता है, तो इस निस्बत हमारी सिविल कोर्ट में जो रेंट कंट्रोलर के जो इख्तियारात होते हैं, तो इन दोनों को अगर किसी तनाज़े के ऊपर, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी के ऊपर अगर इनका डिस्प्यूट होगा तो वो रेंट कंट्रोलर की अदालत ही से रुजू करेंगे। सिविल जज को इख्तियार होता है, ये सिविल जज को ही इख्तियार होते हैं रेंट कंट्रोलर के और इस तरह रेंट के केसेस के। फिर ये अगर मालिक के मकान एक दावा लाता है अपने किराएदार के खिलाफ, तो फिर उसको प्रॉपर समन और नोटिस मिलते हैं और फिर वो किराएदार जो होता है वो लीव टू डिफेंड मांगता है, क्योंकि ये रेंट के केसेस भी एक स्पेशल लॉ है। तो फिर उसके बाद उसका कुछ जो उनके दरमियान जो कंट्रोवर्सी होती है उसके ऊपर एविडेंस आती है और फिर जो वो मुताल्लिका दीवानी अदालत जो होती है रेंट के हवाले से वो जो मुनासिब फैसले समझती हैं तो वो सादिर करती हैं। तो ये इलीगल डिस्पोजेशन के तहत नहीं आता। बहरहाल इसके लिए वो रेमेडी जो है वो दीवानी अदालत है, वो रेंट कंट्रोलर ये वाली है, चाहे उसमें मालिक हो या किराएदार, चाहे किराएदार को जो तहफुजात हो, अगर वो अपने तहफुजात, लैंडलॉर्ड भी जाएगा और रेंट हो, जी लैंड ओनर और टेनेंट दोनों के लिए जो है वो रेंट की लॉ के नीचे वो एक दूसरे के खिलाफ दावा दायर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा हमारी यही कोशिश होती है कि जो आपके मसाइल होते हैं और जो कानूनी उसका हल होता है, ये क्या तरीक़ेकार है, किस फोरम पर आप जा सकते हैं, तो हमने आप तक पहुँचाई है। जो हमारे वकील हैं मारूफ लायर हैं डेर इस्माइल खान के, शरीयत कोर्ट के भी लायर हैं अदनान ज़कोड़ी एडवोकेट साहब, आपने उसकी तफसीली गुफ्तगू भी सुनी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आइंदा के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम के साथ आएंगे जो नए मसाइल होंगे आपके। अल्लाह हाफ़िज़।